आइए बच्चों, आज हम तंत्रिका कार्यकी के बारे में बात कर लेते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की फिजियोलॉजी में बात करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उद्दीपन, स्टिमुलस, वो किस तरह से न्यूरॉन के पास में पहुंचेगा। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर स्टिमुलस, और स्टिमुलस जो होते हैं, उद्दीपन का मतलब किसी वातावरण का इस प्रकार का प्रभाव जिससे कि हमारे अंदर कोई हलचल या परिवर्तन कर दे। जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और हमें लगने लग जाए तो हम कपकपा जाते हैं, या किसी गर्म वस्तु से हम हाथ अपना तुरंत हटा लेते हैं। ये एक प्रकार का उद्दीपन है, स्टिमुलस है। तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 4 प्रकार के हो सकते हैं: मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल यांत्रिक होते हैं, जैसे किसी को छू लेना, टच करने पर। फिजिकल जो होते हैं वो टेम्परेचर या हीट के कारण होते हैं। केमिकल जो होते हैं ये एसिड बेस, कोई भी चीज इस तरह से केमिकल आ जाए। और इलेक्ट्रिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण होते हैं। मतलब यांत्रिकी, भौतिकी, रासायनिक और वैद्युत, इस तरह के क्या है, स्टिमुलस होते हैं, उद्दीपक होते हैं। अब ये जो उद्दीपक होते हैं ये नर्व के अंदर इम्पल्स लाते हैं। नर्व के अंदर इम्पल्स का मतलब नर्व के अंदर हलचल पैदा होने लग जाती है और वो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करेगी। अब नर्व के अंदर ये सूचनाएं किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी, इसकी स्थिति, इसकी कार्य की, मतलब ये किस तरह से कार्य करता है, इसको कार्य करने को हम नर्व इम्पल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नर्व के अंदर इम्पल्सन होता है, तो हम ये समझते हैं कि नर्व के अंदर ये इम्पल्सन हो रहा है, इनके अंदर कुछ बुदबुदाहट हो रही है। वो क्या है, ये फिजिको केमिकल चेंजेस हैं। मतलब जो नर्व है, नर्व तंतु हैं, नर्व फाइबर्स हैं, उनके अंदर केमिकली चेंज हो जाएंगे या उनकी आकृति के अंदर कोई चेंज हो जाएगा, तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब फिर तंत्रिका अपने पुरानी अवस्था में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो वही अवस्था में रहती है, क्योंकि अंदर परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होने के बाद में दोबारा तंत्रिका अपनी अवस्था में आ जाती है। इसी प्रकार के वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। वो हम दोनों चीजें पढ़ेंगे कि किस तरह से इस चेंज को हम बता रहे हैं कि ये चेंजेस किस तरह से होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके के चेंजेस होने के बाद में वापस अपनी अवस्था में कोशिका आ जाए। इसके अंदर ऑक्सीजन का उपयोग होता है और एनर्जी का उपयोग होता है। मतलब तंत्रिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा चाहिए, मतलब उसको रेस्पिरेशन करना जरूरी है, और उसी से ही उसको एनर्जी मिलेगी, एटीपी होना जरूरी है। अब इसके अंदर 2 वर्ड हैं। एक तो नर्व इंपल्स जब होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन होगा। तो डीपोलराइजेशन को समझाते हैं कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, कि उसको हम समझाएंगे अभी अजय। और एक रीपोलराइजेशन होगा, विध्रुवण जिसे हम कहते हैं। एक तो पुनर्ध्रुवण होता है और एक विध्रुवण होता है। डीपोलराइजेशन का मतलब ध्रुवता कहीं पे आती है। जब ध्रुवता आएगी तो ध्रुवता आने से क्या होगा, एक चीज दूसरी जगह पे आदान प्रदान की जाएगी। जब पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा तो ध्रुवता आएगी। ध्रुवता का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये मार्कर, दोनों पोलों पे सेम है, ये 2 पोल हैं, इसके 2 ध्रुव हैं। एक जगह से हमने नीचे कर दिया तो क्या हो गया? ध्रुवण पैदा हो गया। समझ में आई बात है जो? अब समानता नहीं रही, और जब इस तरह से आए गए तो यहां से पानी को आप कहेंगे तो पानी बह जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उच्च से निम्न की ओर पानी जा रहा है, तो ये क्या है? ये ध्रुवणता है। तो आप ध्रुवणता को अच्छी तरह से समझिए, और जब आपको ध्रुवणता समझ में आ जाएगी तो आपको विध्रुवणता समझ में आ जाएगी और पुनर्ध्रुवणता समझ में आ जाएगी। लेकिन ये होता कहाँ पे है अगर हम इसके बारे में बात करें तो प्लाज्मा लेमा, यानी न्यूरॉन जो होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, बाहर का कवर,
वहां पर कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन किस प्रकार का होता है? तो देखिए वहां पे एक तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है। मेम्ब्रेन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कोशिका कला है, किसकी? तंत्रिका कोशिका की कोशिका कला, ऊपर का आवरण। इस ऊपर के आवरण में कोई ना कहीं एक पोटेंशियलिटी होती है, एक विभव होता है, और एक उसमें आयन चैनल होते हैं, मतलब गेट होते हैं, जिससे कि आयन क्या है, आर पार हो सके। तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल तीन तरीके का है। एक तो रेस्टिंग पोटेंशियल है। रेस्टिंग पोटेंशियल में विश्राम अवस्था, जिसमें सेल आराम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आयन जो हैं वो आजा इतनी ही मात्रा में रहे हैं कि ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। एक ग्रेडेड पोटेंशियलिटी, रेस्ट फेज के बाद कुछ परिवर्तन अगर उद्दीपन के कारण थोड़ा बहुत सूक्ष्म माइक्रो माइन्यूट परिवर्तन अगर तंत्रिका कोशिका में होता है, हलचल होती है, तो उसे ग्रेडेड पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। और अगर ये हलचल कुछ ज्यादा मात्रा में हो गई, हलचल परिवर्तन कुछ ज्यादा मात्रा में हो गई, तो उसे एक्शन पोटेंशियल, सक्रिय पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। इसी तरह से आयन गेट हैं। तो आयन चैनल में एक तो लीकेज चैनल हैं जो हमेशा लीक ही रहते हैं, तो लीकेज चैनल जो हमेशा खुले रहेंगे तो लीक रहेंगे। और एक गेटेड चैनल होते हैं। गेटेड चैनल में चार तरीके के हमें, एक तो वोल्टेज के कारण, विभव के कारण, जिन्हें वोल्टेज गेट आयन चैनल का नाम दिया गया है। एक केमिकल के कारण, जिनमें केमिकल गेट आयन चैनल का नाम दिया गया है। एक मैकेनिकल के कारण, यांत्रिकी के कारण, यहां जो हमने सारे ये पढ़े हैं ना, इन सबके कारण अलग अलग प्रकार के गेट हैं, वो उन्हीं के कारण खुलेंगे जिनके कारण ये व्यवस्था बैठी जाएगी। ठीक है, ओके। तो वोल्टेज, केमिकल, मैकेनिकल और लाइट, ये चार तरीके के गेट। आइए बच्चों, अब ये देखते हैं कि नर्व जो इम्पल्स हैं, ये जो संवेग हैं, इनका कंडक्शन किस प्रकार से होता है, ये किस तरह से चलते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बात बता दी जाए कि जो एक्सोन है, एक्सोन एक खोखले बेलन के समान होता है। एक्सोन जो होता है वो बिल्कुल खोखले बेलन के जैसा होता है। इसके अंदर जो इसका द्रव्य भरा हुआ रहता है, जैसे कोशिका के अंदर कोशिका का द्रव्य भरा होता है, तो उसे हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। एक्सोन के अंदर जब इसका द्रव्य भरा हुआ रहता है तो इसे क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। एक्सोप्लाज्म रहता है, और इसके बाहर की जो कला होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोलेमा के नाम से जानते हैं। एक्सोलेमा ये लिपोप्रोटीन की होती है और ये अर्ध पारगम्य होती है, जैसे कि नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, वो अर्ध पारगम्य होती हैं। यहां से हम ये बात समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। आइए यहां पे आप देख लीजिए कि ये एक प्लाज्मा लेमा है, जिसे हम एक्सोलेमा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है। अब यहां पर पॉजिटिव आयन की मात्रा ज्यादा है, बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन की मात्रा ज्यादा है और अंदर की तरफ नेगेटिव आयन की मात्रा ज्यादा है।
अंदर की तरफ नेगेटिव आयन की मात्रा ज़्यादा है, तो अंदर का जो विद्युत है मिली वोल्ट के अंदर, अगर अंदर की इलेक्ट्रिसिटी हम देखें तो ये 90 मिली वोल्ट नेगेटिव में, और बाहर -40 मिली वोल्ट के करीब है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव आयन ज्यादा है। पॉजिटिव आयन में कौन कौन से आयन है हमारे? K+ और सोडियम। जिनमें जो Cl+ आयन है, K+ आयन, इसकी पारगम्यता अगर हम देखें तो सोडियम से 500 गुना अधिक होती है। मतलब ये आयन जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम का मतलब ये होता है कि कुछ आयनों को वो पारगमित करेगी। तो पोटेशियम जो है वो बहुत जल्दी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आ जाएगा, इसका मतलब ये है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब होता है, विराम कला विभव जो होता है, उसके अंदर क्या होता है कि धनात्मक आयन जो होते हैं वो एक्सोलेमा से बाहर की तरफ ज्यादा मात्रा में है और अंदर की तरफ कम मात्रा में। इससे क्या है साहब? इससे जो कोशिका है वो विराम अवस्था में रहती है। कोशिका विराम अवस्था में कब रहेगी? जब धनात्मक आयन उसके बाहर की तरफ और ऋणात्मक आयन उसमें अंदर की तरफ हो। ठीक है। इसके बाद कोशिका को ग्रेडेड पोटेंशियल लेना है। ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है? हमने अभी बताया था कि कोई भी स्टिमुलस, उद्दीपक उद्दीप्त कर दे। उद्दीपन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी ने आपको गाली दी और आपने उसके चांटा रसीद कर दिया, तो गाली उद्दीपक है और संवेग है चांटा। ऐसे ही अब चांटे की बात की जा रही है यहां पे। क्या स्टिमुलस से क्या हुआ? ये जो उद्दीपक आया, उस उद्दीपक ने क्या किया? ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP है उसके अंदर चेंज कर दिया। और कैसा चेंज किया? मिनी चेंज कर दिया। थोड़ी सी मात्रा में कोई चेंज कर दिया। और जैसे ही ये चेंज किया तो क्या हुआ? क्या होगा? रेस्टिंग फेज से कोशिका संवेगात्मक हो जाएगी। उसके अंदर संवेग जो है वो चलने लगेंगे। ये कैसे हो सकते हैं? इनमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसके कारण ये हो सकते हैं, या हाइपर पोलराइजेशन के कारण हो सकते हैं, या डीपोलराइजेशन के कारण होते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? अगर अंदर की सतह, अंदर वाली सतह, ये अंदर है, ये बाहर है, अंदर वाली सतह कम ऋणावेशित है तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा। अगर अंदर की सतह अधिक ऋणावेशित है तो ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। आपको यहां ये समझ में आ गया होगा कि हाइपर पोलराइजेशन क्या है और डीपोलराइजेशन क्या है। अब इसके बाद में और ज्यादा मात्रा में अगर ये उत्तेजित हो जाती है तो उसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, सक्रिय कला विभव कहते हैं, कि यहां पर क्रिया करना आरंभ हो जाता है ना, सक्रिय कला विभव। अब इसके अंदर क्या होता है कि डीपोलराइजेशन होना चाहिए, वो एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। मतलब 70 MV के करीब जो है, यहां पे -70 MV के करीब अगर हमारे पास में विद्युत आ गई तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा और इतनी सक्रियता उत्पन्न हो जाएगी कि कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से होगा।
ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।